हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर्स। यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स आप सर्च करेंगे, इधर आ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं पहले न्यूज़ पे। डीएनए प्रोफाइलिंग एंड इट्स वैल्यू इन एस्टैब्लिशिंग गिल्ट और इनोसेंस। तो क्या है कि हमने देखा था कि भारतीय साक्ष्य संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह आ गया है नया वाला, जो उसमें डीएनए प्रोफाइलिंग से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस रहे हैं, ठीक है। और इस पे कई टाइम से डिबेट भी रही है कि डीएनए प्रोफाइलिंग कितना बेहतर तरीका है एविडेंस के तौर पे, है ना। हम जैसे कई तरीके से ये देखते हैं कि डीएनए प्रोफाइलिंग काफ़ी काम आती है किसी टाइप का एविडेंस, मान लीजिए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में या और किसी दूसरी चीज़ पे। तो हम इसका कितना बेहतर यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करने लायक है भी कि टेक्नोलॉजी, ये इस न्यूज़ में डिस्कस करा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग होता क्या है, और डीएनए प्रोफाइलिंग समझने से पहले हम देखेंगे डीएनए क्या होता है। तो सबसे पहले डीएनए स्ट्रक्चर पे ही चलते हैं, ठीक है। डीएनए होता क्या है? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, यहाँ पे न्यूक्लिक है, न्यूक्लिक एसिड है, तो एनए और डीऑक्सी रिबो, ठीक है। आरएनए क्या होता है? रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें मतलब केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है और डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि पेरेंट टू डॉटर, ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये कंसिस्ट करता है 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। जनरली जनरली क्या, हमेशा गुआनिन और एडेनिन हमेशा पेयर्स में अकर करेंगे, यानी कि यहाँ पे रेड में हमने गुआनिन दिखाया है, एडेनिन को ग्रीन में दिखाया, तो आप हमेशा देखेंगे ग्रीन रेड एक साथ आ रहे हैं, ग्रीन रेड एक साथ आएँगे, ठीक है। पेयर उल्टा हो सकता है, लेकिन आएँगे ये एक साथ। फिर थायमिन एंड साइटोसिन, ये दोनों एक साथ आते हैं। ये इस टाइप की पेयरिंग होती है कुछ डीएनए की, ठीक है। और इस पेयरिंग के हिसाब से ये इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसके हिसाब से हमारा जीन डिसाइड होता है, ठीक है। अब डुअल हेलिक्स इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। अब क्या है कि हम प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, अब बात इस पर आती है। प्रोफाइलिंग में होता क्या है, ये एक जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग की तरह कुछ होता है। क्या होता है? इज़ अ फोरेंसिक टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स फॉर एनालाइजिंग स्पेसिफिक पैटर्न्स इन देयर डीएनए। हम करते क्या हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक पैटर्न्स एनालाइज करते हैं डीएनए के अंदर। ये किस टाइप के पैटर्न है, क्या पैटर्न है? दीज पैटर्न्स आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल, ठीक है। हमने बहुत रेयरली देखा है कि 2 इंडिविजुअल के बीच में इस टाइप के पैटर्न सेम हों, ठीक है? बहुत रेयर होता है। मतलब पैटर्न सेम हो सकते हैं, बट पूरा का पूरा जीन पूल एक साथ सेम नहीं होता, कभी नहीं होता। 2 इंडिविजुअल्स का कभी भी सारे जीन सेम नहीं होते, ठीक है? तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग है क्या? हम करते क्या हैं इसमें, डीएनए के स्ट्रक्चर को, एक्चुअली डीएनए के स्ट्रक्चर को ना समझ के हम इसमें शॉर्ट टैंडम रिपीट्स ढूँढते हैं, ठीक है? शॉर्ट टैंडम टैंडम रिपीट्स पर आते हैं कि प्रोफाइलिंग में होता क्या है कि हम ये चीज़ देख रहे हैं। क्या है ये? व्हिच आर रिपिटिटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। मान लीजिए इस स्पेसिफिक लोकेशन पे कुछ सर्टेन सेट ऑफ डीएनए रिपीट हो रहे हैं, है ना? ये यहाँ पे इस जीन में रिपीट हुए हैं और जहाँ पे हमने एविडेंस कोई खोजा है वहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? और ऐसे कई जगहों पे रिपीट हुए हैं, है ना? तो क्या मिला, मतलब मान लीजिए ये एक तरीका है, ठीक है? क्या है कि मान लीजिए बंदे का ब्लड सैंपल लिया, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करा, उसको कट करा, ठीक है? और उसको क्या करा, एक जेल में लगाया और सेपरेट कर दिया बाय साइज़। जब हमने साइज़ के हिसाब से सेपरेट करा और ऐसे ही जहाँ पे हमें नया मतलब जहाँ पे जेनेटिक एविडेंस मिला था, वहाँ वाले जीन को भी हमने साइज़ के हिसाब से सेपरेट करा। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जो हमें रिपीट मिल रहा है, क्या वही रिपीट यहाँ पे मिल रहा है? जो यहाँ पे मिल रहा है, वो यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि हम सीक्वेंस देखने की कोशिश करते हैं कि जो सीक्वेंस हम चेक कर रहे थे वो इस ब्लड सैंपल में मिल रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशंस पर हम शॉर्ट टैंडम रिपीट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स दीज सीक्वेंस रिपीट वेरीज अमंग इंडिविजुअल, प्रोवाइडिंग अ यूनिक डीएनए प्रोफाइल। तो कि ये जो सीक्वेंस रिपीटिशन है, हर बंदे के अलग अलग टाइप के होते हैं और उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये बंदा सेम है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है इस पूरी तरीके में। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है, कभी-कभी
सेम नहीं होता। इसका जो रिलायबिलिटी ऑफ डीएनए एविडेंस है, वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। क्या? कि आपने सैंपल ठीक से कलेक्ट करा है, उसको ठीक से स्टोर करा है, एनालिसिस ऑफ सैंपल एकदम ठीक है ना? ये कि नहीं है, इसका कंटामिनेशन होता है, डिग्रेडेशन हो सकता है, मिसहैंडलिंग भी हो सकती है, ठीक है? तो कहने का मतलब है इसकी वजह से इनएक्यूरेट रिज़ल्ट आ सकते हैं, इनकंक्लूसिव रिज़ल्ट और कई केसेज़ में तो और बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा था, ब्लड सैंपल एक अपराधी का उसकी मदर के साथ पुणे पुणे का रोड रेज केस था, मतलब रैश ड्राइविंग केस था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। उसमें एक मदर ने अपने लड़के का सैंपल चेंज कर दिया, है ना? तो ऐसी चीज़ों से तो हम बच ही नहीं सकते। बट अगर मान लीजिए उस चीज़ से भी बच गए, तो भी प्रॉपर कलेक्शन, स्टोरेज वगैरह हमें ठीक से रखना पड़ेगा, तब जाकर रिलायबली हम चेक कर पाएँगे कोई एविडेंस, ठीक है? और फिर ये बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको सर्टेन सीक्वेंस मिल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्चुअली वो मिलने चाहिए थे या नहीं मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए थे सीक्वेंसेस लेकिन फिर भी मिल गए, मतलब कि 2 एविडेंस सेम है तो ये बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ठीक है? कहने का मतलब है ये कंक्लूसिवली आइडेंटिटी प्रूव नहीं करता, एज़ सिमिलर प्रोफाइल्स कैन अकर इन अनरिलेटेड इंडिविजुअल क्योंकि हम सिर्फ पैटर्न्स चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे इस वजह से, इन लिमिटेशंस की वजह से हो क्या रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह यूज़ करा जा रहा है। मतलब कि हम दूसरे टाइप के एविडेंसेस को ऊपर रखेंगे, यानी कि आई विटनेस की टेस्टिमनी या फिजिकल एविडेंस कुछ और मिल गया, है ना? उसको ऊपर रखेंगे, डीएनए एविडेंस सिर्फ कोरोबोरेशन के काम आएगा, एक मतलब हमारे केस को और ज़्यादा बस स्ट्रॉन्ग कर सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो क्या है कि इन्वेस्टिगेशन वर्सेस कोर्टरूम कि डीएनए प्रोफाइल हाइली वैल्यूएबल है इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस के लिए, ठीक है? और ये गाइड करता है पुलिस को कि वो आइडेंटिफाई करे सब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए एविडेंस। लेकिन कोर्ट में इसको कोलैबोरेशन के साथ ही आप प्रूव कर सकते हैं, वरना नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है? तो ये है पूरी प्रॉब्लम डीएनए प्रोफाइलिंग के साथ, ठीक है? और इसी सेंस में ये न्यूज़ आई थी। बस आप समझ गए डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है, डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें प्रॉब्लम क्या है। इतना ही समझना था, आगे चलते हैं। ऑन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? वो सारी मार्केट जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से डील करती हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि किसी मान लीजिए बिज़नेस एक्टिविटी को फाइनेंस करने का काम करेंगे, यानी कि पैसा देने का काम करेंगे। जैसे बॉन्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इक्विटी पैसा देते हैं वो भी, ठीक है? और दूसरे किस्म के डिवेंचर्स वगैरह, तो इस टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ये कहाँ ट्रेड होते हैं? ये फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड होते हैं और अब क्या है, 2 चीज़ों के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर कुछ चीज़ें आई थी। क्यों आई थी द हिंदू में? इसलिए आई हैं ये चीज़ें क्योंकि रिसेंटली 2 बड़े इवेंट्स हुए हैं। क्या? एक तो हमारे पास रिसेंटली एक डेटा आया है यूएस का, हमारे पास क्या, ये डेटा जैसे ही आया, दुनिया में तहलका मच गया, शेयर मार्केट्स गिरना शुरू हो गए। क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेटा था और ये दिखा गया कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेटा है, वीकर देन एक्सपेक्टेड है, थ्रेटनिंग पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एफर्ट्स। तो अब जो हमारी रिकवरी के एफर्ट्स थे, उसको थ्रेटन कर रहा है ये। तो बैंक ऑफ जापान्स डिसीजन टू रेज़ और एक तो ये था कि यूएस में हमें लग रहा है कि हो सकता है कि वहाँ पे रिसेशन आ जाए, है ना? इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हम ये डिस्कस करने वाले हैं, रिसेशन फियर्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है? पहला इवेंट तो ये। दूसरा इवेंट है बैंक ऑफ जापान्स डिसीजन टू रेज़ इंटरेस्ट रेट, ठीक है? ये चीज़ हमने इस न्यूज़ में कवर करी थी। आप इस पे जब क्लिक करेंगे, तो आप 7 अगस्त की एक न्यूज़ पे जाएँगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एशियन मार्केट डिसरप्ट हुई थी, जब बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, ठीक है? तो क्या था ये चीज़ क्या थी? इंटरेस्ट रेट देखिए, होता क्या है कि जापान में जनरली एक येन कैरी रेट हुआ करता था। क्या था देखिए कि लोग क्या करते थे जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था। तो लोग क्या करते थे जापान से लोग पैसा लेकर जापान से पैसा विथड्रॉ करके दुनिया की दूसरी मार्केट्स में लगा देते थे वो पैसा, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई था। अब जापान ने क्या करा है, इंटरेस्ट रेट को रेज़ करा है, क्यों? वहाँ पे वो इन्फ्लेशन काउंटर कर रहे हैं, है ना? जब भी इन्फ्लेशन काउंटर करती है कोई नेशन, तो उन्हें करना क्या होता है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना होता है। क्यों? ताकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई हो जाए, यानी कि बैंक से लोग पैसा कम विथड्रॉ करेंगे। जब पैसा कम विथड्रॉ होगा, मार्केट में कम आएगा पैसा, तो इन्फ्लेशन कम होगी। क्यों? याद रखिएगा हमेशा, व्हाट इज इन्फ्लेशन? व्हेन टू मच मनी चेसेस टू फ्यू गुड्स, ठीक है? तो अगर मनी होगा ही नहीं तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, है ना? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। तो
जापान ने ये डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा देंगे और ऐसे में हो क्या रहा था कि एकदम से जो जापान की स्टॉक मार्केट है वो गिरना शुरू हो गई। लोगों ने जो जापान में लोग पैसा निकालते थे, वो निकालना बंद कर दिया, ठीक है? वहाँ पे जो रिवर्सल ऑफ इक्विटी फ्लोज़ हो गया, ठीक है? और इससे हुआ क्या और लोग कर क्या रहे थे, जापान से पैसा निकाल के एशियन मार्केट्स में लगा रहे थे और एशियन मार्केट्स गिरना शुरू हो गए, ठीक है? तो ये चीज़ हुई और दूसरा फिर हमने ये देखा ही है पहला क्या कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेटा जो है वो वीक है। अब इसको देखते हुए हम कर क्या सकते हैं? जनरली सेंट्रल बैंक्स के हाथ में एक इस काम के लिए टूल होता है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि वो पॉलिसी रेट्स को ऊपर-नीचे करके वो कुछ कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन ना आए, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट करनी है कि जो कॉमन अप्रोच है मॉनेटरी पॉलिसी जनरली करने क्या होता है हम कि अगर हमें इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना है, हम इंटरेस्ट रेट राइज़ करेंगे, ठीक है? व्हिच रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड ये क्या करता है लीडिंग टू डिक्रीज्ड लेबर डिमांड क्योंकि देखिए अगर पैसा मार्केट में कम आ रहा है, तो प्रोडक्शन कम होगी और लोगों के पास खरीदने के लिए भी पैसा कम होगा, तो इससे क्या होगा लेबर डिमांड कम होगी और अगर ऐसा होगा, तो हो सकता है इससे और रिसेशन तेज़ हो जाए, क्यों? लेबर डिमांड कम है लग यानी कि लोगों की नौकरियाँ जाएँगी। तो क्रिटिक्स जनरली आर्ग्यू करते हैं कि ये जो अप्रोच है जनरली जो वर्कर्स हैं उनको बर्डन करती है। तो हो क्या रहा है कि अभी इन्फ्लेशन क्योंकि हाई थी, इंटरेस्ट रेट रेज़ करा गया और उससे हो क्या रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है? और इससे हो सकता है कि रिसेशन आ जाए। तो वीकर देन एक्सपेक्टेड यूएस जॉब रिपोर्ट स्पार्क्ड फियर्स ऑफ रिसेशन, ठीक है? और हमें लग रहा है हो सकता है रिसेशन आ जाए एंड इकोनॉमी ठीक है इसकी वजह से एक सेल ऑफ आया, ठीक है? जो मार्केट्स कुछ टाइम पहले नीचे गई थी, ठीक है? अब यहाँ पे ना एक इवैल्यूएशन हुआ था इस न्यूज़ में क्या कि ये न्यूज़ ये मानकर चल रही थी कि इकोनॉमी अभी रिसेशन में नहीं है बट मार्केट एक्सपेक्टेशंस अलोन लेड टू पैनिक अमंग इन्वेस्टर की मार्केट ये कह रही है बेशक अभी रिसेशन नहीं है, हो सकता है रिसेशन अभी आ जाए, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। चलिए अब इस सेंस में एक चीज़ और देख लेते हैं हम मार्केट रिएक्शन एंड फाइनेंशियल सेक्टर इम्पैक्ट क्या कि देखिए अब ऐसा क्यों मान रही है? अब सवाल इस पे ये होता है, इकोनॉमी हमारी रिसेशन में नहीं लेकिन मार्केट मानकर चल रही है कि मार्केट रिसेशन में आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सैम रूल है, ठीक है? एक इकोनॉमिस्ट थी सैम पूरा नाम मेरे को याद नहीं है अभी। वो ये कहती थी उन्होंने एक टर्म निकाली थी कि वो जो रिसेशन है, वो कैसे आ सकता है? आने से पहले हम कैसे आइडिया लगा लें कि रिसेशन आ सकता है? आप ये रूल लगाइए। उन्होंने अपने कई स मतलब ये सैम रूल वक़्त के साथ चेंज हो जाता है। अभी जो सैम रूल है वो क्या चल रहा है कि मान लीजिए पिछले 12 महीने का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो भी था, उसका एवरेज ले लीजिए और पिछले 3 महीने में अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, पिछले 12 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा से 1% ज़्यादा आ रहा है ना? या आधा परसेंट ज़्यादा आ रहा है, जो भी है रूल ऐसा कुछ होता है, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आने वाली है, ठीक है? तो कहने का मतलब है राइज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट ये कहाँ से आ रहा है? ये कोई किसी ने सैम रूल लगाया, ठीक है? तो मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कुछ ऐसा आ रहा है कि इकोनॉमिस्ट ये सोच रहे हैं, हो सकता है कि रिसेशन आ जाए, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? एक तो ये हो गया और दूसरा कैरी ट्रेड इन द ग्लोबल फाइनेंस मार्केट हमने यहाँ 2 रीज़न सच देखे थे ना, जिस वजह से मार्केट नीचे जा रही है ना? तो पहला तो ये है कि भई सैम रूल लगा दिया, हमें लग रहा है हो सकता है रिसेशन आ जाए और दूसरा कि एकदम से जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जो कि नेगेटिव रखता है अपने इंटरेस्ट रेट को, ठीक है? तो जापान ने करा क्या था, एक कैरी ट्रेड है, उसको डिसरप्ट कर दिया था और कैरी ट्रेड मैंने आपको समझा दिया क्या होता है ना? तो रेट लेड टू हायर बोरोइंग कॉस्ट क्योंकि रेट अगर बढ़ गया है तो फिर बोरोइंग कॉस्ट हाई हो गया। आप बोरो नहीं कर सकते, हायर रेट पे थोड़ी बोरो करेंगे। फिर इससे सेलिंग प्रेशर आ गया अदर मार्केट में। क्यों? क्योंकि लोग कर क्या रहे थे? जापान से बोरो करके दूसरी मार्केट्स में लगा रहे थे। जब आपका बोरोइंग कॉस्ट हाई हो गया, अब जापान से आप नहीं निकाल सकते पैसा। इनफैक्ट जो पहले से पैसा निकाल रखा है, उस पे हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर बेटर है कि दूसरी मार्केटों में जो पैसा लगा हुआ है, उसको निकाल लो, वहाँ पे सेल करो, वापस जापान का पैसा जापान को दे दो। ठीक है? तो ये चीज़ हुई थी। बस इतना ही है। आगे चलते हैं। Why Himalayan towns need a different kind of development? हिमालय के टाउन्स को दूसरी दूसरी किस्म की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है?
कि इंडियन हिमालयन रेंज आईएचआर फ्रॉम 2011 से लेकर 2021 तक कुछ नए चैलेंज लेकर आई है। क्या लेकर आई है हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार वैसे आप देख लें कि इंडियन हिमालयन रीजन में कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट इन आईएचआर। वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके, मेनली कौन से इलाके, मान लीजिए सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग, ये कुछ हिली रीजन है जहाँ पे लगभग 4 करोड़ विजिटर्स आते हैं। कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसी तरीके से देखा है कि पहाड़ों पे भी कचरा अब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है? तो इतने ही टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, ऐसे ही उत्तराखंड में कुछ आ रहे हैं ना, इस तरीके से। नागालैंड में 46,000 लोग जा रहे हैं। तो इतने लोग हैं जो हर साल हिमालय को विजिट कर रहे हैं, 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट थी, ठीक है? अब इससे हो क्या रहा है कि कुछ नए किस्म के चैलेंज आ रहे हैं। क्या? एक तो चैलेंज वहीं की खुद की ग्रोइंग पॉपुलेशन का है कि जो टाउन्स हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है? या तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए या फिर माइग्रेशन हो जाए, है ना? बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट कम हो, वो सारी चीज़ें, या फिर माइग्रेशन हो। और जनरली क्या है, रूरल इलाकों से लोग अर्बन सेंटर्स में आ रहे हैं। जैसे पूरे इंडिया में अर्बनाइजेशन चल रहा है, वैसा ही हिमालयन रीजन में भी चल रहा है। और हो क्या रहा है कि ये देखा गया है 2011 से लेकर 21 तक अर्बन जो ग्रोथ रेट है वो 40% एक्सीड करी है यहाँ के टाउन्स के लिए। इससे हुआ क्या है कि सिविक मैनेजमेंट इश्यूज आए हैं। क्या? कि जैसे श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलांग, शिमला, ये जो कुछ शहर हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं सिविक इश्यूज को रिजॉल्व करने हैं, जैसे सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ठीक है, श्रीनगर जैसे शहर में बड़ी प्रॉब्लम है कि सीवेज का पानी सीधे डल लेक में चला जाता है या झेलम नदी में चला जाता है। और जब डल लेक में चला जाता है, वो एक बंद लेक है। उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम्स की संभावना अक्सर हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरा रिसोर्स शॉर्टेजेस है। क्या? कि मैनी क्रिटिक्स फेस सीवियर सॉरी मैनी सिटीज से सीवियर शॉर्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे इन सम एरियाज, कश्मीर वैली की तरह, क्या कि हैविंग सिग्निफिकेंटली फ्यूअर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स देन नीडेड, है ना? कि यहाँ पे उतने लोग नहीं है, इतने ऑफिसर्स नहीं है जो कि प्लानिंग का काम कर सके। और फिर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, जैसे कि जो मान लीजिए ओपन एरियाज है या फॉरेस्ट लैंड है या वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, ये यानी कि लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट लैंड, ये सब कम होते जा रहे हैं, इनका डिप्लीशन हो रहा है। फॉरेस्ट है, श्रीनगर ने 75% इंक्रीज देखा है बिल्टअप एरिया में। और ये सब कहाँ हुआ है? ये वाटर बॉडीज को एनक्रोच करके हुआ है या अनरेगुलेटेड वेज में। इनफैक्ट लोगों ने डल लेक को एनक्रोच कर करके वहां पे घर बना लिए। और इनफैक्ट 2013-14 में श्रीनगर में फ्लड आई थी, और उसमें वन ऑफ द रीजन ये बोला गया था कि इंक्रोचमेंट ऑफ डल लेक है, कि एक्स्ट्रा पानी समा नहीं पाया डल लेक में, और फिर उसकी फ्लडिंग हो गई। ठीक है, इससे अर्बनाइजेशन में कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन चैलेंजेस क्या हैं कि ये हो क्यों रहा है? ऑब्वियसली एक तो प्रेशर फ्रॉम अर्बनाइजेशन है ना? ऊपर से उसमें प्रेशर फ्रॉम अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो भी हमने ऊपर देखा है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है, इतना लोगों ने एनक्रोच कर लिया, ये सब। और ये सारी चीज़ें एक्सरबेट हो जाती हैं बाय हाई टूरिज्म रेट, अनस्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? और क्लाइमेट चेंजेस, इसकी वजह से और ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है? फिर एक तो ये का इम्पैक्ट हो गया, फिर टूरिज्म का इम्पैक्ट अलग से हम देख रहे हैं। क्या? कि पुअरली डिजाइन्ड एंड एनवायरमेंटली डैमेजिंग कंस्ट्रक्शंस, ठीक है? तो ये चीज़ है। फिर रिकमेंडेशन क्या है हमारे लिए इस चीज़ के लिए कि अपडेटिंग प्लानिंग प्रोसेसेस। क्या? कि अर्बन प्लानिंग हम बेहतर कर दें, इन्वॉल्विंग डिटेल्ड मैपिंग किस-किस टाइप की हम करें? एक तो जियोलॉजिकल और एक हाइड्रोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ को देखने के लिए। जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ कि हम ओवर कंस्ट्रक्ट अगर अनस्टेबल टेरेन पे कर देंगे, तो हो सकता है वहाँ से लैंडस्लाइड या मड स्लाइड जैसे इश्यूज़ आ जाएँ। जैसे कि अभी हमने देखा था रिसेंटली महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है? सॉरी, वायनाड में भी एक लैंडस्लाइड आई है। वायनाड में ज़्यादा बड़ी 200-300 लोग मारे गए। फिर हाइड्रोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, हम किसी ड्रेनेज चैनल को ब्लॉक ना कर दें, क्योंकि वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे हमने ये देखा है कि जोशीमठ में धीरे-धीरे लैंड सब्सिडेंस हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है उसका सैचुरेशन लेवल बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसका फ्लो होना तेज़ हो गया है और वो सॉइल जो है भारी हो गई है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से पानी की निकासी नहीं होगी, तो पानी साथ में लेकर चला जाएगा।
ठीक है? तो क्लाइमेट रेजिलियंस शुड बी अ की फोकस इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो हमें करना क्या है, इन वल्नरेबिलिटीज के लिए डिजाइन करना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंस पा सकें। ठीक है? फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, आईएचआर सिटीज कैन नॉट इंडिपेंडेंटली फंड देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके लिए जरूरी क्या है कि सरकार, फाइनेंस कमीशन पैसा दे। ठीक है? द फाइनेंस कमीशन शुड address this by increasing intergovernmental transfer to at least 1% ऑफ जीडीपी। ठीक है? कम से कम 1% ऑफ जीडीपी सरकार इन एरियाज को दे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा की फोकस, ये तो हमेशा रहता ही है। ठीक है? तो बस यही चीज है। ठीक है? तो आप देख लीजिए क्या था हमारा मेन पॉइंट, कि अब नए टाइप का डेवलपमेंट चलन जा रहा है ना, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट, एंटार्क्टिका फेसेस अनप्रेसिडेंटेड विंटर हीट वेव। अब विंटर हीट वेव क्या है, वहां पे टेम्परेचर -25 से -30 डिग्री सेल्सियस है। भाई -30 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये कौन सा हीट वेव हो गया है? क्योंकि वहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विंटर। अब आप बोलेंगे विंटर कैसे, क्योंकि देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जून में ये हमारा जो समर सोलिस्टिस होता है, इस समय विंटर पड़ रहा होता है सदर्न हेमिस्फीयर पे। वहां पे नाइट जो है वो एकदम डार्क होती है, मतलब 6 महीने, एग्जैक्टली साउथ पोल पे 6 महीने इस समय रात होगी। टेम्परेचर पहुंच जाएगा -50 से -60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस समय कितना है, इतना, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल, ये कुछ ज्यादा ही हाई हो गया टेम्परेचर। ठीक है? और उससे हो क्या रहा है कि हमें ये पता है, देखिए जब बहुत ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, तो आइस शीट्स क्या होती हैं, वो अपना टेम्परेचर और ज्यादा तेजी से लूज करती हैं। और तेजी से लूज करने की वजह से होता क्या है कि जो एवरेज टेम्परेचर आइस शीट का, वो बहुत कम हो जाता है। तो जब समर आती हैं तो उनकी जो मेल्टिंग है बहुत लेट स्टार्ट होती है। अगर ये ऑलरेडी गर्म हो गई, उतनी ठंडी नहीं हो पाई, तो जब समर आएगी तो ये और ज्यादा तेजी से टूटना शुरू हो जाएंगे आइस शीट्स। ठीक है? तो ये हमारी प्रॉब्लम है जो अब आ रही है। तो देख लेते हैं आइस शीट का मतलब क्या होता है। आइस शीट होती क्या है, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड पे अगर ग्लेशियल आइस है तो उसको हम बोलेंगे आइस शीट। ठीक है? आई ग्लेशियल आइस क्या होती है, बहती हुई रिवर को, सॉरी, बहती हुई आइस के मास को हम कहते हैं ग्लेशियल आइस। ठीक है? रिवर ऑफ फ्लोइंग आइस ग्लेशियर है। ठीक है? और ग्लेशियर की डेफिनेशन क्या होती है, जनरली 0.1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 100 एकड़ की जमीन में अगर कोई आइस शीट है तो उसको हम ग्लेशियल आइस बोलते हैं। ठीक है? और इस टाइप का जो फ्लोइंग रिवर ऑफ आइस है, वो अगर 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइस शीट। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आइस शीट्स हैं। इनफैक्ट आप ये देखेंगे यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, 60% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इन इज इन अंटार्कटिका, ये इन आइस शीट्स के अंदर लॉक्ड है। ठीक है? तो ये काफी ज्यादा पानी हो गया। तो एन आइस शीट सच एज वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट। अब वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट कहाँ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दी नहीं हुई है वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। West Antarctic ice sheet covers vast land holding substantial amount of fresh water. Two major ice sheets in the world, जैसे ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, ये दो जो हैं आइस शीट कलेक्टिवली इन यहाँ पे 2/3 ऑफ फ्रेश वाटर है दुनिया का, और अकेले अंटार्कटिका में 60% है। ठीक है? व्हेन आइस शीट गेन और लूज मास, दे रिस्पेक्टिवली contribute to rise or fall of global mean sea level। ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम है जो हो सकती है। कॉज ऑफ हीट वेव क्या है, इस समय हमें लग क्या रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक जो पोलर वोर्टेक्स है वो हो गया है वीक। पोलर वोर्टेक्स होता क्या है, ये 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास एक स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम चल रही होती है अराउंड द पोलर रीजन। इसका ओरिजिन क्या है, क्यों होती है ये जेट स्ट्रीम? रीजन सिंपल है कि एग्जैक्टली पोल पर हाई प्रेशर होता है, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर से नीचे जब जो एयर है वो नीचे की तरफ आकर चारों तरफ डिस्पर्स होती है, और ये जो डिस्पर्स होने वाली एयर है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलस फोर्स, स्ट्रॉन्ग कोरियोलस फोर्स। ये कौन सी फोर्स होती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से आने वाली एक फोर्स होती है। ये फोर्स करती है उस नीचे आते हुए हवा को, कि वो 60 डिग्री रीजन, 66 डिग्री रीजन के अराउंड, एक्चुअली 60 डिग्री रीजन के अराउंड एक गोल घुमाना शुरू कर दे ठंडी विंड्स को। इसको कहते हैं पोलर वोर्टेक्स। ये पोलर वोर्टेक्स इंश्योर करता है
कि जो हाई प्रेशर वाले रीजन है, जो कि यहाँ पे थोड़े से गर्म होते हैं, और यहाँ जो लो प्रेशर वाला बीच वाले रीजन है, वो जितने भी रीजन्स हैं, वो आपस में इंटरचेंज ना करें अपना टेम्परेचर्स। उससे होगा क्या कि जो टेम्परेचर है वो ठीक रहेगा। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पोलर वॉर्टेक्स हमने देखा है, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। अब अगर ये हमने देखा है कि पोलर वॉर्टेक्स स्मूथ होंगे अगर टेम्परेचर होगा लो। जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये एजिटेटेड हो जाते हैं पोलर वॉर्टेक्स, और इस तरीके से लूप्स देना शुरू कर देते हैं, और इसमें वीक जेट स्ट्रीम हो जाती है। उससे होता क्या है, जो कोल्डर एयर है वो अक्सर ट्रॉपिक टेम्परेट जोन्स तक आने लगती है। इनफैक्ट हमने देखा है कि जब भी इस टाइप का पोलर वॉर्टेक्स पड़ता है तो अमेरिका में बहुत तेजी से आइस गिरना शुरू हो जाती है, स्नोफॉल कुछ ज्यादा तेज हो जाती है ना। और उसका विपरीत होता है कि पोलर रीजन में जो नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए वो उतना ठंडा नहीं रहता है। तो जहां ठंडा नहीं होना चाहिए वहां ठंडा होना शुरू हो जाता है, जहां ठंडा होना चाहिए वहां ठंडा उतना नहीं रहता है। ये होता है अगर जो वॉर्टेक्स है वो वीकन हो गया है। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है, इससे इस पूरी चीज से अब तो हो क्या गया है कि ये नॉर्थ में हमने जो दिखाया ऐसे ही कुछ साउथ में हो रहा है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि एंटार्क्टिका जो है वो नियरली ट्वाइस रेट से गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, ग्लोबल जो रेट है उससे, है ना। ग्लोबल रेट ऐसा कुछ है कि 0.10 से लेकर 0.15 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड के हिसाब से पूरी दुनिया गर्म हो रही है। ये उसके दुगने रेट से गर्म हो रहा है। ठीक है, और इससे पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, हमारा 60% ऑफ फ्रेश वाटर है, हो सकता है वो सारा फ्रेश वाटर पिघल कर आ जाए ओशन में, सॉल्टी हो जाए। इससे होगा क्या, ग्लोबल सी लेवल्स भी राइज हो सकते हैं, और इससे एक और चीज होगी, ग्लोबल ओशन जो सर्कुलेशन है वो वीकन हो जाएगा। जो वाटर का जो करंट्स हैं वो वीकन हो जाएंगे, जनरली ग्लोबली चलते हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर ये आइस शीट्स पिघल गई, ये आइस शीट्स अगर पिघल गई, ये सिग्निफिकेंटली हमारी हेल्प करती हैं जो सन की रेज है उनको स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो उससे होता क्या है कि इसको कहते हैं एल्बिडो ऑफर। अगर ये आइस शीट पिघल गई तो और जो बड़ा इंपैक्ट होगा कि एल्बिडो रिड्यूस हो जाएगा, उससे और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकता है हम फेस करें। ठीक है, एंटार्क्टिका से रिलेटेड कुछ चीजें इंडिया ने जो करी हैं, एक एंटार्क्टिक ट्रीटी 1983 में साइन करी थी। ठीक है, और इससे इंडिया को एक कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है। एंटार्क्टिक ट्रीटी क्या कहती है कि हम वेपनाइज नहीं करेंगे, एंटार्क्टिका को घेरेंगे नहीं, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, ये सब। फिर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, ये हमने एक एस्टेब्लिश करा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और फिर इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट ऑफ 2022 करा था, जो कि रेगुलेट करेगा कि हमारे यहाँ से साइंटिस्ट वगैरह या विजिट एक्टिविटीज किस तरीके से होंगी। ठीक है, इन एंटार्क्टिका कवरिंग मिनरल प्रोटेक्शन, नेटिव प्लांट कंजर्वेशन जो वहां पे है, और बैनिंग नॉन नेटिव बर्ड्स इंट्रोडक्शन, की यहाँ की कोई बर्ड वहां ना भेज दी जाए। इस समय इंडिया के ये जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है, जो कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च के अंदर आता है, इन्होंने 2 स्टेशंस वहां पे खोल रखे हैं, एक तो मैत्री और एक भारती। एक दक्षिण गंगोत्री हमारा सबसे पहला जो स्टेशन था वो अब ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकवरी, टूरिज्म सोर्स, बट फंडामेंटल चैलेंजेस परसिस्ट। देख लेते हैं क्या है। रिसेंट ईयर्स में टूरिज्म बूम आया है यहाँ पे। टूरिज्म बूम कितना है, 7% ऑफ जीडीपी स्टेट का टूरिज्म से आ रहा है। इंडिया का एवरेज है 2.5% से नीचे, तो उससे 3 गुना ज्यादा ऑन एन एवरेज जम्मू कश्मीर टूरिज्म लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लो है क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। क्या कि जम्मू कश्मीर फेसेस परसिस्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज इंक्लूडिंग हैवी रिलायंस ऑन सेंट्रल फंड। अपने खुद के उतने रिसोर्सेज नहीं जितना वो सेंट्रल फंड से रिलाय करते हैं। इनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 13,000 करोड़ रुपए का है 2023-24 में, जो कि कुछ ज्यादा ही है ना, मोर देन ट्रिपल द बजटेड अमाउंट। ठीक है, तो बजटेड अमाउंट के 3 गुना ज्यादा हो गया था। मतलब इन्होंने बजट करा होगा कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है मान लीजिए 4,000 करोड़ का रहेगा, और वो हो गया 13,000 करोड़। फिर सेक्टोरल डायनेमिक्स, कि सर्विस ड्रिवन है बेसिकली इकोनॉमी, लेकिन ज्यादातर लोग जो एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्स प्राइमरी एम्प्लॉय।
है ना? तो ये एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे पैसा नहीं है, वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत लो है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फोकसिंग ऑन अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? विद इतने करोड़ का रियलाइज़्ड आउट ऑफ 1.26 लाख करोड़ प्रपोज़ल्स। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग जो भी प्रॉमिस करके जाते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, एक्चुअली करते नहीं हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा पावर सेक्टर के इश्यूज़ हैं कि आप देखेंगे कि वहाँ तक कोयले की ट्रेन ले जाना तो पॉसिबल है नहीं। प्लस ठंडा इलाका है, वहाँ पे हम चाहते भी नहीं कार्बन पॉल्यूशन हो, और विंड पावर या सोलर पावर के लिए इन्वेस्टमेंट अभी तक उतनी हुई नहीं है। तो है क्या कि वहाँ पे खाली 3.5 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, और 3.5 गीगावाट एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इंडिया के 1% से भी कम है ना? तो इतना कम पावर है, तो पावर डेफिशिएंट स्टेट है। दूर-दूर से रगेड टेरेन के थ्रू, हिमालय की पहाड़ियों के थ्रू होते हुए पावर लाइन्स ले जानी पड़ती हैं पावर देने के लिए। एक बहुत बड़ी चीज़ जो हो सकती है, वो ये हो सकती है कि सोलर पावर वगैरह के लिए चीज़ें, मतलब पैनल्स वगैरह इंस्टॉल कर दी जाएँ, और इलाके में हवाएँ भी तेज़ चलती हैं, और विंड पावर का भी यूज़ करा जा सकता है। फिर डिस्पैरिटीज़ हैं कि जम्मू अट्रैक्टेड 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई कश्मीर में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, मेनली फ्रॉम आउटसाइडर आ रहा है ये, है ना? तो अगर इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है तो मेनली वो जम्मू में आ रहा है, कश्मीर में नहीं आ रहा है। तो कश्मीर के लिए काफ़ी चैलेंजेज़ हैं, और कश्मीर, आप एक चीज़ याद करेंगे, एक चीज़ समझेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है वो पहाड़ों की गोद में बैठा हुआ, कश्मीर स्पेशली जो वैली है, पहाड़ों की गोद में बैठी हुई एक वैली है, ठीक है? आप ये देखेंगे, ये है, ये जो वैली आपको दिख रही है, ये जो बीच में प्लेनर इलाका दिख रहा है, चारों तरफ माउंटेन से सराउंडेड, ये है कश्मीर वैली। ये है कश्मीर वैली। तो ये क्या है कि पहाड़ों की गोद में बैठी हुई एक वैली है, और यहाँ तक कुछ भी आना, पावर आना या और दूसरी सप्लाई आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे में यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट होना, पावर के इश्यूज़ होना, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। जम्मू तो फिर भी कनेक्टेड है, आप ये देखेंगे जम्मू सिटी ये है, ये लगभग प्लेन इलाके में आ जाता है, तो ये पूरे इलाके से अच्छे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे पावर शॉर्टेजेज़ उतनी नहीं हो सकती जितनी कि कश्मीर में होती है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लॉफ काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। ग्लेशियर तो मैंने समझा ही दिया था आपको, फ्लोइंग रिवर ऑफ आइस है, बट ये आइस मेल्ट भी होती है। तो मान लीजिए, ये किसी ज़माने में ये जो रिवर ऑफ आइस थी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंड करती थी, इस जगह तक। बट अब ये पिघल गई। तो अब जनरली ये जो फ्लोइंग आइस है, इतना वेट लेकर आती है, अपने साथ आगे मिट्टी को पुश करती है, स्टोन्स को पुश करती है, तो होता क्या है कि एक वॉल जैसी बना देती है, ठीक है? इसे ग्लेशियल टिल बोलते हैं, या टर्मिनल मोरेन कहते हैं। जहाँ पर ग्लेशियर बंद हो जाता है ना? जहाँ तक पुश कर पाता है सारी मिट्टी को, उसको कहते हैं टर्मिनल मोरेन, यहाँ टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल होती है, जो कि ग्लेशियर जितना भी पानी पिघलाता है, यहाँ वो सारा इस वॉल के पीछे कलेक्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं ग्लेशियल लेक। अब क्या है, ये तो खाली मोरेन है, मिट्टी, पत्थर, बस यही है। ये तो वॉल कभी भी ब्रीच हो सकती है। अगर ज़्यादा पानी भर गया, तो हो सकता है ये सैचुरेट होकर वॉल ब्रीच हो जाए, और फिर एकदम से फ्लड आएगी, और नीचे के जो इलाके हैं, वो फ्लडेड हो जाएँगे, ठीक है? अगर ये ब्रीच हो गई है, इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, और फ्लड जो कॉज़ होती है इससे, उसको कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है? और रीसेंट टाइम्स में इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। हमने देखे हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट प्लस से फ्लड से उत्तराखंड में कई बार डिज़ास्टर आया है। ठीक है? तो ये अभी हुआ क्या है, इन रिस्पॉन्स टू तीस्ता 3 डैम कोलैप्स इन 2000 अक्टूबर 2023 हुआ क्या था कि आगे कोई डैम बनाया था डाउनस्ट्रीम में, पीछे से खूब सारा पानी आ गया एक साथ। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, और उससे हुआ क्या कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इज़ रिव्यूइंग डैम सेफ्टी अगेंस्ट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। एकदम से खूब सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर आकर हमारे डैम वाली वॉल को अगर थ्रैश करता है, तो हमारा कोई भी डैम टूट सकता है, और इसलिए बेहतर है कि हम ग्लोव स्टडीज़ करें। पहले ग्लोव स्टडीज़ करें, इनका इम्पैक्ट देखें, तब जाकर हम नए डैम बनाएँ। ठीक है? तो इस काम के लिए एक 150 करोड़ मिटिगेशन प्रोजेक्ट सपोर्ट्स एफर्ट्स इन वल्नरेबल हिमालयन स्टेट्स, एनहांसिंग मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है? तो बस यही है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होती क्या है कि ग्लेशियर लेक, जो कि ग्लेशियर के पीछे फॉर्म होता है, ग्लेशियर के आगे फॉर्म होता है,
फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर सडनली रिलीजेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, उसको हम ग्लॉप बोलते हैं। बस इतना ही है। इसके रीजन क्या है? ग्लेशियल रिट्रीट, ये ग्लेशियर पिघल के पीछे चला गया, पानी कलेक्ट हो गया। फिर आइस एंड रॉक एवलांच, पीछे कोई आइस या रॉक की एवलांच आई, उसने एकदम से यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट करा, उससे ये जो वॉल है ये ब्रीच हो गई। फिर सिस्मिक एक्टिविटी, फ्रिक्शन, सॉरी वाइब्रेशंस हुआ इसमें और ये ब्रीच हो गई वॉल। और फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल या स्नो मेल्ट, पानी पीछे पानी का लोड किसी वजह से ज्यादा हो गया और ये ब्रीच हो गई। ठीक है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हम अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए कि भाई कहाँ अगर पानी ज्यादा कलेक्ट हो रहा है ना, तो हमारा अर्ली वार्निंग हम क्रिएट कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग करें पूरे इलाके की, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स लें कि हम अपने स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाएं कि रेनफोर्स रहें, इस टाइप की चीजें ना हो। और फिर कम्युनिटी अवेयरनेस करें, प्रिपेयर्डनेस हो। ठीक है, एंड रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। क्या है कि यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं कल्चरल टूरिज्म के, गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने अनाउंस करा है कि 5 प्रॉपर्टीज को, राज्यसभा में अनाउंस करा है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह नॉमिनेट कर दिया गया है। होती क्या है? यूनेस्को के साथ सामने प्रपोजल जाता है कि ये जो चीजें हैं इसको हेरिटेज साइट घोषित करा जाए। वो उनके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्या ये यूनिक है, कल्चरल हेरिटेज की तरह काम करती हैं कुछ, है ना, और उसके बाद उसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली कौन सी कल्चरल हेरिटेज साइट बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि जो प्रोविजंस हैं वो भी यहाँ पे आपके लिए डाल दें। अभी के लिए आप खाली ये देखिए, रिसेंट ईयर्स में धोलावीरा को बना दिया गया है, एक हड़प्पन सिटी गुजरात में है, आर्कियोलॉजिकल साइट है और इम्प्रेसिव टाउन प्लानिंग है। किस टाइप की टाउन प्लानिंग है? जो मान लीजिए जो वाटर सिस्टम्स हैं वगैरह ये सब, है ना। धौलावीरा को वीडियो खत्म होने के बाद मैं इसको लिंक कर दूंगा हमारे मेन पेज से। रामाप्पा टेम्पल को भी मैं लिंक कर दूंगा ताकि आप इनके बारे में अलग से जान सकें। काकटिया डायनेस्टी के अंडर ये रामाप्पा टेम्पल था एक। ठीक है, अपने मतलब काकटिया डिजाइन के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ पे मेनली जो पिलर्स हैं वो प्रिमिटिव लेथ से बने हुए हैं, लेथ मशीन से बने हुए हैं, इसलिए ये काफी फेमस माना जाता है। ठीक है, रामप्पा कौन थे? रामप्पा जिन्होंने ये टेम्पल बनाया था, रुद्रेश्वरा टेम्पल। ठीक है, इकलौता टेम्पल है जो कि अपने आर्किटेक्ट के नाम से फेमस है। ठीक है, फिर शांति निकेतन, जहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो, उन्होंने एक स्कूल बनाया था जहाँ पे इंडियन टाइप की पढ़ाई होती थी, वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट था ये। फिर सीक्रेट इंसेम्पल ऑफ होशाल्स, होशाल साम्राज्य के अंदर के जो टेम्पल थे, उन स्टार शेप टेम्पल्स हैं, कई किस्म के टेम्पल्स हैं, उन सब का जो एक ग्रुप है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। फिर मोइदम्स, ये क्या है? माउंट बोरियल्स सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी। ठीक है, कि अहोम डायनेस्टी के जो लोग थे वो पुराने जमाने में माउंट बोरियल्स करते थे और इसको एक यूनिक कल्चरल हेरिटेज की तरह प्रोटेक्ट करा गया। ठीक है, फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये आई थिंक डबल रिपीट हो गया, इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, इग्नोर करते हैं। चलिए, चाइना डिस्कवर्स मैसिव गैस फील्ड इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। ठीक है, तो साउथ चाइना सी है कहाँ? ये जो इलाका है इसको साउथ चाइना सी कहते हैं। अब चाइना ने कर क्या रहा है, कर रखा है कि उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा इलाका है वो चाइना का है। उन्होंने ना एक 9 डैश लाइन बना रखी है। ठीक है, एक कागज लिया, उस पर 9 डैश मार दिया। ये क्या 9 डैश है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश हो गए। उन्होंने 9 ही डैश मारे थे और उसको कहते हैं हम 9 डैश लाइन। अच्छा, इन्होंने 10 डैश लाइन मार दी। ओके, तो 9 डैश लाइन थी, उन्होंने 10 डैश शायद ताइवान को इंक्लूड करने के लिए बना दिया है। तो एक 10 डैश लाइन है और वो ये कहते हैं चाइना की, सिंपली हमने कागज पे ये मैप पास कर दिया है और ये इलाका हमारा है। ठीक है, कहते हैं भाई हमारे हिस्टोरिकली इलाका था और ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये एक लाइन उन्होंने कर दिया है। अब ये 2023 वर्जन है चाइना मैप ऑफ इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब उन्होंने करा क्या है, वो ये कह रहे हैं कि इस इलाके में उन्होंने कोई गैस फील्ड खोजी है और उसको शायद वो वहां से गैस निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस सेंस में हम एक बार बस ये समझ लेते हैं साउथ चाइना सी है क्या। कि साउथ चाइना सी क्या है? एक आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है इन साउथ ईस्ट एशिया। इट इज साउथ ऑफ चाइना। कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? साउथ ऑफ चाइना में है। ईस्ट एंड साउथ ऑफ वियतनाम, ये है वियतनाम। ये पतली सी कंट्री जो आप देख रहे हैं ये वियतनाम है, इसके ईस्ट में होता है। ठीक है, वेस्ट ऑफ फिलीपींस, ये है फिलीपींस के आइलैंड और इसके वेस्ट में है ये। ठीक है, एंड नॉर्थ ऑफ आइलैंड ऑफ बोर्नियो, ये है बोर्नियो का आइलैंड। ठीक है, तो
इन आइलैंड्स के बीच में ये पड़ता है। बॉर्डरिंग टेरिटरीज कौन सी हैं? चाइना है ऑब्वियसली, हमने देख लिया। ताइवान है, ये हमने देख लिया। ठीक है, फिर फिलीपींस देख लिया, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सब बोर्नियो के आइलैंड पे पड़ते हैं। ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया, ये छोटी सी कंट्री आपको दिख रही है वो बोर्नियो है। ठीक है, सिंगापुर एंड वियतनाम। सिंगापुर इस जगह पे पड़ता है, ठीक है, और वियतनाम आपको दिख लिया बस। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि चाइना हैज कंफर्म्ड द डिस्कवरी ऑफ मेजर गैस फील्ड एस्टिमेटेड एट ओवर 100 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो काफी अच्छी खासी अमाउंट है। साउथ चाइना सी में उन्होंने ये देखा है। तो लिंगशुई 36-1 गैस फील्ड, उन्होंने इसको नाम दिया, आइडेंटिफाइज एज वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज अल्ट्रा शैलो गैस फील्ड इन अल्ट्रा डीप वाटर्स is situated in southeast हनान आइलैंड। ठीक है, हनान आइलैंड एक्चुअली यहाँ वाला आइलैंड होता है, इसके कुछ नजदीक ये होगा। तो बस यही है, इम्प्लीकेशंस क्या है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो कहने का मतलब वो इस इलाके में अपना परमानेंट सेटलमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और उससे होगा क्या कि जितनी भी शिप, ये मेजर शिपिंग रूट है दुनिया का, अगर इस इलाके से जितनी भी शिप आएंगी तो उनको थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट होते हैं, आरबीआई इंक्रीजेस यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट टू 5 लाख। पहले क्या था, टैक्स पेमेंट आप खाली 1 लाख तक का यूपीआई के थ्रू कर सकते थे, यही ट्रांजैक्शन लिमिट थी। इन जनरल ट्रांजैक्शन लिमिट भी 1 लाख है। अब हम 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर सकते हैं, अगर आप उसके कर क्या रहे हैं, आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, यूपीआई है क्या, ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। किसने लॉन्च करा है? एनपीसीआई ने लॉन्च करा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने और भी कई चीजें लॉन्च करी है, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, ये जो भी आपने सिस्टम सुने हैं वो सब इन्होंने लॉन्च करे। ठीक है, ये सब रेगुलेट होते हैं आरबीआई द्वारा, 2016 में लॉन्च हुआ था यूपीआई। ठीक है, करता क्या, ये पीयर टू पीयर इंटरबैंक ट्रांसफर करता है। ठीक है, कैसे करता है? 2 क्लिक फैक्टर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, एक लॉगिन आपका पासवर्ड होता है, एक ट्रांजैक्शन टाइप का पासवर्ड होता है ना। तो 2 क्लिक फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। और जहां पर लॉगिन की नहीं जरूरत पड़ती तो वहां पे ओटीपी की जरूरत पड़ती है ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का ये सिस्टम है। तो यूपीआई ऑपरेट्स एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सरकार ने बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिकली यूज करा जा सकता है, सारी कंपनियां इसको यूज कर सकती हैं। इसलिए होगा क्या कि अलग लोग अलग अलग चीज के लिए ये यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो अलाउइंग सीमलेस ट्रांजैक्शन फॉर ऑल प्लेयर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स, कस्टमर विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी, वरना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह जब भी आप यूज करेंगे किसी शॉप पे जाकर, एक कार्ड की फीस लगती है। ठीक है, ये किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करती है? आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस वाला, और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हर जो यूपीआई सिस्टम है वो आधार के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, इनहेरिट है आपके आधार। इसके एडवांटेजेस क्या है? अनलाइक ट्रेडिशनल मेथड्स, यूपीआई सिंपल करता है ट्रांसफर को यूजिंग रिसिपिएंट्स यूपीआई आईडी। ठीक है, बी इट ए मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, आप जिस भी चीज से कर रहे हैं, एक सिंपल ट्रांसफर का मेथड है। एलिमिनेट करता है ये नीड टू एंटर बैंक डिटेल। एनईएफटी में क्या करना पड़ता है कि जो बैंक है उसकी डिटेल डालनी पड़ती है, अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सब नहीं डालना पड़ता। और फिर एक ही यूपीआई की पिन सारी एप्स के अक्रॉस यूज हो जाती है ना, क्रॉस ऑपरेबिलिटी है। ठीक है, और फिर दोनों टाइप की पेमेंट हो सकती है। पुश पेमेंट कि हमने किसी का नंबर सर्च करा, उसको पेमेंट पुश कर दी, या पुल पेमेंट, हमने अपना क्यूआर जनरेट करा और सामने वाले को दिखाया, उससे पेमेंट पुल करी। दोनों टाइप की पेमेंट हो सकती है, और ये एक शानदार सिस्टम है इस सेंस में। ठीक है, यूपीआई का ग्रोथ कैसा रहा है? 45% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। बहुत बड़ा इंक्रीज होता है, दुनिया के किसी सिस्टम में इतना तगड़ा इंक्रीज नहीं आया, और अब हम सोच रहे हैं पूरी दुनिया को ये सिस्टम दें। ठीक है, रैशनल बिहाइंड ट्रांजैक्शन लिमिट। अब न्यूज पर आते हैं, न्यूज क्या कह रही है कि उन्होंने 1 से 5 लाख कर दिए। क्यों? वो चाह रहे हैं टैक्स पेमेंट इजी हो जाए, भाई सरकार पैसा आसानी से ले ले, वो करना चाह रही है। ठीक है, तो मूव इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर ईज एंड एनहांस कन्वीनियंस ऑफ टैक्स पेमेंट थ्रू यूपीआई। ठीक है, फिर इससे होगा क्या? गिवन द कॉमनैलिटी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट बीइंग रेगुलर एंड हाई वैल्यू, है ना, बेहतर है कि यूपीआई से हो जाए। अगर बार बार आपको हर महीने अगर टैक्स पेमेंट करनी है, मान लीजिए जीएसटी की, बेहतर है आप कर लें इससे। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? ऑब्वियसली इससे टैक्स कलेक्शन है वो स्ट्रेंथन होगा। बहुत बड़ी चीज है, आगे चलते हैं। इंडिया अंडरलाइंस elite status with podium finish again।
क्या है कि एलीट स्टेटस क्या कि इंडियन हॉकी जो है उसने 2-1 से हरा दिया है स्पेन को पेरिस गेम्स में और हमने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल। ये लगातार दूसरी बार हुआ है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। इसमें जो हमारे गोलकीपर सृजेश थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और अब इन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है सृजेश। ठीक है? तो बस इतनी सी बात है। लगातार दूसरी बार हम अगर ब्रॉन्ज ले रहे हैं व्हिच मीन्स हम हर बार के लिए अब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गए हैं और हो सकता है वो पुराने दिन वापस आ जाएँ, जब हम हर बार गोल्ड लेकर आते थे। ठीक है? ये हमारा 13th मेडल है। हम मैंने जैसे बताया हर बार हम गोल्ड लेकर आते थे किसी ज़माने में हॉकी में। फिर अरशद्स 92.97 मीटर दी थ्रोन्स नीरज पिछले साल पिछली बार 2020 के ओलंपिक्स में नीरज को गोल्ड मेडल मिला था। इस बार क्या हुआ एकदम आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। 2 थ्रो करी हर्षद नदीम ने 90 मीटर के बियॉन्ड और जो नई किस्म की जेवलिन अब आई है, उसमें 90 मीटर आज तक किसी ने मारा नहीं था और इन्होंने क्या है लगभग ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के समान ही है कि 92.97 लगभग 93 मीटर मार दिया है। ठीक है? और अपना पर्सनल बेस्ट देने के बावजूद ये क्या कहते हैं, नीरज नहीं कर पाए कि वो 90 के ऊपर मार पाएँ, है ना? और ये वाक़ई में एक बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस थी बाय अरशद नदीम और इससे पाकिस्तान को गोल्ड मिला है और नीरज जो हैं उनको सिल्वर से कंटेंट करना पड़ा। तो बस यही थे आज के करंट अफ़ेयर्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। हम मिलते हैं कल। थैंक यू।